हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में थोड़ा सा विलंब हो गया, 1 घंटा लेट हम इस क्लास को डालेंगे, बट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके मैं आपके लिए ये शिफ्ट लेके आया हूं। शिफ्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 16 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 में आपसे बहुत अच्छे 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सीजीएल 2020 के मैथ्स के एग्जाम में। वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ विद प्रॉपर एनालिसिस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सोल पर्पस यही है कि हमारा सीजीएल 2021 की प्री की प्रिपरेशन और सीजीएल 2020 की मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न में आपको सॉल्व कराता हूं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स में। और इससे पहले मैं 4 वीडियोस कंडक्ट कर चुका हूं। 13 अगस्त को जो भी शिफ्ट 3 की 3 आई थी, वो सारी की सारी शिफ्ट के 25 75 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। और 16 अगस्त को जो शिफ्ट 1 आई थी वो भी मैं करा चुका हूं। आई बटन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा। और इससे पहले मैं सीपीओ 2020, सीपीओ 2019 और सीजीएल 2019 के भी क्वेश्चन करा चुका हूं। इसके बाद में जैसे ही सीजीएल 2020 के क्वेश्चन खत्म होंगे, सीएचएसएल 2020 के कराऊंगा, फिर सीएचएसएल 2019 के कराऊंगा। और इससे पहले मैं कुछ चैप्टर भी कर चुका हूं। और इसके बाद हम लोग 24-25 तारीख से दोबारा चैप्टर्स शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहे। नया जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और सारे का सारा आपको अप टू डेट कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं, ये हमारी वेबसाइट है और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ, जो भी कमीशन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है, वो सारी चीज़ें अप टू डेट मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। और फेसबुक चैनल पे हम पीडीएफ वगैरह नहीं डाल पाते तो मैं लिंक जनरेट कर देता हूं, ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके सीधा विजिट कर सके। तो आप फेसबुक पेज भी लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी मैं आपको मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा जिसमें अप टू डेट कंटेंट है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब के सब, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। और प्रैक्टिस सेशन जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सारे के सारे आपको कराने वाला हूँ 2019-2020 के मेन एसएससी के एग्जाम, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, वो सारे आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाए। इंक्वायरी ईमेल आईडी पर मेल कर देना है, व्हाट्सएप पे आप लोग अपना पूछ भी सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला है राधा परचेज अ कंप्यूटर टेबल। उसने कंप्यूटर टेबल परचेज किया कितने में? 10,000 रुपीज में। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस किसका? कंप्यूटर टेबल का। और सेंटर टेबल, एक सेंटर टेबल उसने परचेज किया। सेंटर टेबल जो है उसने कितने में परचेज किया? 5,000 रुपए में। क्वेश्चन में आपको बोला है शी सोल्ड कंप्यूटर टेबल विद 8% प्रॉफिट, विद व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज? उसको सेंटर टेबल को कितने प्रॉफिट में बेचना चाहिए ताकि उसका 10% प्रॉफिट हो जाए पूरी ट्रांजैक्शन में? आप लोग इसको एलिगेशन से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो बेसिक से भी हो जाएगा। बेसिक से कैसे होगा? आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 किसका? कंप्यूटर टेबल का। और सेंटर टेबल का कितना है? 5,000। आपने देखा उसने कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पे बेचा, तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकलता है 10,000 का 8% कितना हो गया? 800 रुपए। मतलब उसने 800 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। फिर उसने बोला है क्या कि वो कितने प्रॉफिट परसेंट पे सेंटर टेबल को बेचे ताकि होल ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों को बेचने पे उसको 10% का फायदा हो जाए। आपने देखा कि दोनों का अगर मैं कॉस्ट प्राइस जोड़ दूं तो कितना आ गया? 15,000 रुपए आ गया। और प्रॉफिट कितना कमाना है दोनों को बेच के? उसने 10%। तो आपने देखा 15,000 का 10% कितना आ जाएगा? आपने देखा 15,000 का जो 10% है वो 1,500 रुपए आ गया। पहला कंप्यूटर टेबल उसने 800 में बेचा, टोटल उसको, मतलब पहला जो कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल जो है उसने 800 रुपए प्रॉफिट पे बेचा, टोटल उसको 1,500 रुपए प्रॉफिट कमाना है। मतलब उसको सेंटर टेबल कितने प्रॉफिट पे बेचना है? 700 रुपए पे। अब आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। आपने देखा प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई? 700 प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 14% इज द करेक्ट आंसर। और अगर कोई बच्चा एलिगेशन से करना चाहे तो वो एलिगेशन से कर सकता है। आपने देखा कंप्यूटर टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? उसने 8% पे। सेंट्रल टेबल का आपको निकालना है, और दोनों को मिला के जब होल ट्रांजैक्शन हुई तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। और आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा? आपने देखा 10,000 और 5,000 का रेशो कितना आया? 2:1। नीचे आपको पता है रेशो लिखते हैं। 8 की वैल्यू, मतलब 8 और 10 का डिफरेंस कितना?
दो, एक की वैल्यू दो, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब यहाँ पे 4% आ गया, 10 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 14% रहा होगा, तभी दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जाके 4% हुआ होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप क्या करें, थीटा को 45 डिग्री यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, 45 अगर डिग्री आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू भी अलग आएगी, इसकी वैल्यू भी अलग आएगी, इसकी भी अलग आएगी और इसकी भी अलग आएगी। ठीक है, तो चलो पुट करना शुरू करते हैं। आपने देखा थीटा को अगर आपने 45 पुट किया तो कॉट 45 कितना होता है 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। चलिए, कोसेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2। ऐसे ही tan 45 1 और sec 45 √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 sin 45 और cos 45 दोनों कितने होते हैं 1/√2। तो आपने देखा एक यहां से जोड़ूं एक यहां से जोड़ूं 2 हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन पे चला जाता हूं, ऑप्शन पे देखूं तो यहां पे लिखा हुआ है sin 45 1/√2, ये आ गया 1/2√2 गलत। और इसको सॉल्व करूंगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, ये भी गलत। आपका आया कितना हुआ 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले आप इसको सॉल्व करें, कोसेक 45 आपको पता है कितना होता है √2 और सेक 45 कितना √2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपको √2 इंटू √2 का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्वेश्चन में बोला अ हीप ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं का ढेर लगा हुआ है और उसका जो फॉर्म बना हुआ है वो कॉनिकल फॉर्म में है, जिसका बेस का डायमीटर, मतलब ये जो है बेस है, ये जो है ये बेस है, इसका जो डायमीटर आपको दिया है वो कितना आपको दिया 8.4 सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर। तो आपने देखा कि इसका रेडियस कितना हो गया 4.2 मीटर। डायमीटर जो होता है वो डबल होता है किसका रेडियस का, तो रेडियस आधी हो जाएगी। हाइट दे दी आपको, हाइट कितनी दी है आपको, बोला है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.75 मीटर। अब आपको बोला है हीप जो है उसको कैनवास से ढका गया। कैनवास मतलब वो जो आप देख सकते हो वो टेंट वगैरह जो होता है, या कैनवास को आप बोल सकते हो जो वो क्या होता है जो उसको ढकता है, वो जो कवर सा होता है, मतलब जो भी कपड़े वगैरह का जो भी कवर होता है जो उसको ढकता है। तो आप देखोगे कि बेस तो ढका नहीं जाएगा, बेस को ढकने वाली क्या चीज है, मतलब बेस के नीचे तो आप देख सकते हो जमीन है। तो जो ढेर बना हुआ है, मतलब ये जो ढेर बना हुआ है, ये जो पूरा ढेर है यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा ढेर बना हुआ है इसको कवर करना है, क्योंकि जमीन को तो कवर करेंगे नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि जमीन पे भी कुछ बिछाएंगे उसके बाद उसको कवर करेंगे और सारा वो कवर करके अंदर उसके गेहूं डल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। आप देखोगे गेहूं पड़ी है और उसको कॉनिकली कवर करना है। कॉनिकली मतलब कर्ड सरफेस एरिया कवर होगा। कर्ड सरफेस एरिया होता कितना है πr/l। πr की वैल्यू आपने देखा 22/7, r की वैल्यू आपको कितनी दी 4.2, l की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। l क्या होता है स्लैंट हाइट। ये हो गई हाइट, ये हो गई रेडियस, और हाइट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी आप लोग सॉल्व कर ले। स्लैंट हाइट हो जाएगी 4.2 का स्क्वायर और 1.75 का स्क्वायर। तो अब आप इसमें ट्रिपलेट वगैरह देखें कुछ, अगर इसमें ट्रिपलेट देखा जाए तो हम देखें कि 4.20, तो ये 3 पे चला जाएगा, ये हो गया 3 पे गया तो ये 1.4 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 3 पे जाने पे 0.55। ठीक है, और अब 1.4 और 0.55 अगर मैं इसको देखूं तो 55 और 140, तो इसको तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए 4.2 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है 42 का स्क्वायर होता कितना है, सबने याद कर रखा होगा कि 42 का जो स्क्वायर होगा वो 1764 होता है। रीजनिंग के लिए आप लोग पहले 50 का स्क्वायर याद कर लेना, पहले 50 नंबर का स्क्वायर, और पहले 10-20 नंबर का क्यूब याद कर लेना, रीजनिंग के क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, और 1.75 का तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, 1.75 इंटू 1.75। ठीक है, तो ये हो गया 3.0625। ठीक है, अब इसने को आपने सॉल्व करा, इसको आपने सॉल्व करा तो आपने वैल्यू देखी कितनी आ गई 20.7025। ठीक है, अब इसका अंडर रूट आपने बताना है। अंडर रूट कितना आपको पता है 4 से ज़्यादा आएगा 5 से कम आएगा, तो 4 से ज़्यादा 4 और 16 के बाद 47 बचा, और इधर बचेगा आपका 4 × 4 8 47 470 0 5। तो
तो 4.55 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4.55 रख दिया, 4.55। ठीक है, तो ये गया 0.6 पे, और आगे सॉल्व कर लेना 22 इंटू 0.6 इंटू 4.55, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 60.06 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है बट आसान है। क्वेश्चन में बोला है चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने इलेक्शन लड़ा। आपने देखा चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने इलेक्शन लड़ा। ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड, मतलब जितने भी वोट पड़े सारे वैलिड थे। ठीक है, अरशद को 35% ऑफ द टोटल वोट पड़े, चलिए ठीक है। उसके बाद फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल को 14 वोट मिलते हैं, मतलब हर 35 वोट पे चमन लाल को कितने वोट मिलते हैं, 14। मतलब अगर टोटल वोट 35 पड़े तो चमन लाल को कितने वोट मिलेंगे, 14 वोट मिलेंगे। तो आपने देखा रेशो कितना बन गया, 5:2। अगर मतलब टोटल जो वोट पड़े हैं वो 100% वोट पड़े हैं, मतलब 5 की वैल्यू अगर 100% आई है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40%। आपने देखा 5 की वैल्यू 100%, तो 1 की वैल्यू 20%, 2 की वैल्यू 40%। मतलब अगर 100% वोट टोटल पड़े हैं, जो कि हम मान के चलते हैं कि टोटल वैल्यू जो होती है 100% होती है, अगर 100% वोट टोटल पड़े हैं तो चमन लाल को कितने वोट पड़े हैं 40%। आपने देखा 40% वोट चमन लाल को पड़ गए, 35% अरशद को पड़े, तो जगजीत सिंह को कितने पड़ेंगे। आपने देखा कि टोटल होते हैं 100%, 40% अगर चमन लाल को, 35 जो होगा वो अरशद को पड़ गया, तो टोटल कितना 75 पड़ गए। तो 75% अगर वोट पड़ चुके हैं तो वोट रह कितने गए, 25% रह गए। ठीक है, तो मतलब 25% वोट जो है वो जगजीत सिंह को पड़े हैं। क्वेश्चन में बोला है द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। इसको मिले कम वोट, लीस्ट नंबर ऑफ वोट इसको मिले, ये हारा इलेक्शन और ये विनर है, क्योंकि इसको 40% पड़े, इसको 25%। तो आपने देखा इसको इससे 15% ज़्यादा वोट पड़े, और वैल्यू जो दिया आपको कितनी दी है कि 4950 वोट ज़्यादा पड़े हैं। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 330, और 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 33,000 वोट जो है टोटल पोल हुए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में लास्ट में यही सब क्वेश्चन कराए हैं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है अ ट्रेन लीव्स, आपने देखा स्टेशन ए से स्टेशन बी पे एक ट्रेन गई है, यहाँ से चली थी 8 बजे और यहाँ पहुँच गई 12 नून पे। ठीक है, अ कार लीव्स स्टेशन बी, और फिर कार चली स्टेशन बी से 8:30 पे, और स्टेशन रीचिंग स्टेशन ए एट सेम टाइम, मतलब 12 नून पे पहुँच गई। ठीक है, व्हेन द ट्रेन रीचेस स्टेशन बी, ठीक है, मतलब वही टाइम जिस टाइम पे ट्रेन जो है स्टेशन बी पे पहुंची थी। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, आपने देखा कि इसको टाइम कितना लगा ट्रेवल करने में, ए से बी तक 4 घंटे, इसको टाइम कितना लगा ट्रेवल करने में, 3.5 घंटे। आपने देखा कि आपको 2 टाइम गिवन हो गए। आपने देखा ट्रेन जब ट्रेवल कर रही थी तो स्टेशन ए से स्टेशन बी में पहुंचने में उसको 4 घंटे लगे, और जब कार ने ट्रेवल किया स्टेशन बी से स्टेशन ए तक तो उसको 3.5 घंटे लगे, मतलब 7/2 आवर लगे। 2 × 6 और 1 7/2 हो गया। ठीक है, तो आपको पता है अगर आपके पास 2 टाइम दे रखे हो, तो हम डिस्टेंस और स्पीड निकाल लेते हैं। कैसे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 7/2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको पता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। 4 और 7 का एलसीएम कितना, 28, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 और 1 का 1। तो आपने देखा ये जब आपको सॉल्व करके आया तो यहाँ पे कितना आ गया, आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड निकाल लो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 28/4 कितना हो गया, 7, 28/7 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो आपने देखा टाइम अगर आपके पास दिया था, आपने डिस्टेंस पे निकाल लिया स्पीड। ऐसे ही अगर आपको स्पीड दी होती है तो आप एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और फिर टाइम निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं। आपने देखा क्या कि 8 बजे जो ट्रेन चली है उसकी स्पीड जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 7 किलोमीटर पर आवर, और जो कार चली है स्टेशन बी से उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा क्या कि जब कार चली उसका टाइम कितना था, आपने देखा कार जब चली ना तो टाइम था 8:30। तो आपने एक चीज यहां से एस्टिमेट कर ली क्या कि टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आ चुका है, आपके पास आ गया टोटल डिस्टेंस कितना, 28 किलोमीटर।
ये जो है आपका डिस्टेंस आ गया। आपने देखा डिस्टेंस आ गया 28 किलोमीटर। अब जो ट्रेन थी वो कितने बजे चली, 8 बजे, और कार जो है 8:30 बजे चली। आपने देखना 8:30 बजे तक ट्रेन कितना चल चुकी है। आपने देखा 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है, और 8 से 8:30 के बीच में आधा घंटा है, तो आधे घंटे में वो कितना ट्रेवल कर लेगी, आपने देखा 3.5 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। आपने देखा ना स्पीड कितनी है, स्पीड जो है ट्रेन की 7 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो मतलब आधे घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी, आपने देखा आधे घंटे में वो 3.5 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। मतलब अब 8:30 बजे सिचुएशन ये है कि कार जो है स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ जा रही है, और ट्रेन जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जा रही है, जबकि वो 3.5 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। आपने देखा 3.5 अगर उसने ट्रेवल कर लिया तो रह कितना गया, 24.5 किलोमीटर। अब आप टाइम निकाल लो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने देखा कि डिस्टेंस कितना रह गया दोनों के बीच में, 24.5 किलोमीटर, और स्पीड जो होगी रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्या क्या, ट्रेन भी और कार भी, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 24.5, और यहाँ पे आपने देखा ट्रेन की स्पीड 7 है और कार की कितनी है, 8। 7 और 8 को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि एक बार तो आ गया 15, 25.5 तो नहीं है, वेट, पाँच 4 9 और 2, चलो देख लेते हैं 1 मिनट। तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया, पहले तो मैं 5 पे काटता हूँ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 5 पे अगर मैं काटूँ तो 20, 4 और 49 आ गया, ठीक है ना। और 49/30 लिख लो इसको, ये आर में है, आप इसको मिनट में चेंज कर लो। मिनट में चेंज करोगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ गया, 98 मिनट। मतलब उसको आप देख सकते हैं कि 8:30 बजे के बाद, 8:30 बजे तक तो ट्रेन ने ट्रेवल किया, 8:30 बजे के बाद हमने देखा कि टाइम कितना लगा, 98 मिनट्स। तो 8:30 बजे के बाद 98 मिनट लगे, तो आपने देखा 98 जो होता है वो 60 + 38 होता है, मतलब 1 घंटा और लगा 9:30, और 9:30 के बाद 38 मिनट और लगे। तो आप देख सकते हो कि 10:08 पे वो मिल चुके थे आपस में, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है बट ठीक है, पूछा जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, लेंथी भी आना चाहिए, ठीक है, तभी कंपटीशन क्रिएट होता है और तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा। नहीं तो आसान क्वेश्चन करके हर कोई सिलेक्शन ले जाता है। आपने देखा क्वेश्चन में क्या दिया है, 4x की पावर 4 - 37x² + 9 = 0, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो बन रहा है 2x का क्यूब और -3/x का क्यूब बन रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2x - 3/x ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, आपने देखा ये लिखा हुआ है 2x की पावर 4, तो आप क्या करो, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को आप x² से डिवाइड कर दो। आपने किया x² से डिवाइड, तो आपने देखा 4x² + 9/x² - 37 लिखा हुआ है। अब आपने देख लिया कि ये जो लिखा है ये 2x का होल स्क्वायर लिखा है, और ये जो लिखा है ये 3/x का होल स्क्वायर लिखा है। तो आपने अगर यहाँ पे 2x - 3/x का होल स्क्वायर अगर आपने बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि 2 × 3 कितना, 6, 6 दूनी 12, मतलब आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab। अब आपके पास यहाँ पे 2x × 3/x होना चाहिए, मतलब आपने देखा कि 3 दूनी 6, 12, मतलब आपको -12 चाहिए। अगर आपने -12 किया तो आपके पास +12 भी होना चाहिए, मतलब अगर आप सिचुएशन में से 12 निकाल रहे हो, इक्वेशन में से अगर आप 12 निकाल रहे हो तो आपको 12 ऐड भी करना पड़ेगा। अब आपने अगर इसको देखा तो ये क्या लिखा हुआ है, 2x - 3/x का होल स्क्वायर, और इधर जो बचा वो कितना बचा आपके पास, -25, और इधर जाके वो +25 हो जाएगा। तो आपने देखा 2x - 3/x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, आपके पास 5 आ गई। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, क्यूब। हमने क्यों नहीं बनाया 2x + 3/x, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस दिया है। अगर यहीं पे हमें प्लस दे रखा होता है क्या, कि 8x³ + 27/x³ दे रखा होता, तो हम यहाँ पे 2x + 3/x बनाते। हमने 2x - 3/x इसीलिए बनाया क्योंकि हमें 8x³ - 27/x³ करना था। वो कैसे होता, a - b अगर कुछ है तो एक
माइनस बी का अगर मैं होल क्यूब करूंगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। अगर ए प्लस बी का मैं होल क्यूब करूंगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपने देखा कि अब क्यूब कर दो भैया, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बना 8x क्यूब माइनस 27/x क्यूब और माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3/x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 3x, जिसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है, सॉल्व कर लो। और इधर कितना 125। तो आपने देखा 3 3 9 दूनी 18, 90 आ गया। तो आपने देखा माइनस का 90 तो इधर प्लस का 90 हो जाएगा, मतलब 215 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। देखो आपने देखा ए अगर किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अगर उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। आपको पता है कि 15 और 10 का एलसीएम लेके हम 30 निकालेंगे, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। इसके बाद वन डे वर्क निकाल लेंगे, कैसे, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। ए को टोटल टाइम लगता है 15 दिन, बी को लगता है टोटल टाइम किसी काम को करने में 10 दिन। तो आपने देखा वन डे वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम 30/10 किया 3 आ गया, 30/15 किया 2 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है क्या, हमने देखा कि ए और बी अगर साथ में मिलके करें तो कितने टाइम में कर देंगे। आपको पता है ए और बी का अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो हम टोटल वर्क बाय वन डे वर्क कर देंगे। मतलब टोटल वर्क कितना 30, और एक दिन में कितना काम करते हैं 5, एक दिन में 5 करते हैं तो 30 काम कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। मतलब ए और बी अगर उसी काम को साथ में मिलके करें तो 6 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला है दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी चला गया। आपने देखा कि टोटल काम ए और बी साथ में मिलकर 6 दिन में कर देते हैं, तो 4 दिन में ए और बी ने काम कितना कर दिया होगा। आपने देखा कि 4 दिन में उन्होंने 2/3 काम कर दिया। क्वेश्चन में बोला है दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट 4 दिन के बाद उन्होंने, मतलब उनमें से बी ने काम को छोड़ दिया। आपने देखा कि 6 दिन में अगर वो काम को निपटा देते हैं तो 4 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा। आपने देखा 4 दिन में उन्होंने 2/3 काम कर दिया, तो काम रह कितना गया। आपको पता है टोटल काम एक में से 2/3 गया तो कितना 1/3 काम। अब 1/3 काम बचा हुआ है हमारे पास, और ए वर्किंग विद अ न्यू वर्कर कंप्लीटेड। ए जो है काम कर रहा है नए वर्कर सी के साथ, जो कि काम को दोनों काम, मतलब दोनों मिलके रिमेनिंग काम कितना है 1/3, 3 दिन में कर देते हैं। आपने देखा कि यार अगर 1/3 काम को ए और सी मिलके 3 दिन में करते हैं तो टोटल काम, मतलब एक काम को कितने दिन में कर देंगे। आपने देखा एक काम को ए और सी मिलके कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। मतलब ए और सी साथ में मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं, 9 दिन में। आपने देखा ए और सी अगर साथ में मिलके 9 दिन में कर सकते हैं, जिसमें से अगर ए अकेला काम करे तो 15 दिन में कर देगा, तो सी कितने में करेगा। आपने देखा टोटल वर्क निकाल लिया, 9 और 15 का एलसीएम कितना 45, यहाँ गया 5, यहाँ गया 3। और आपने देखा सी का अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बाय वन डे वर्क ऑफ सी। ए और सी का एक दिन का काम कितना 5, जिसमें से ए कर जाता है 3, तो बी कितना करेगा, सी कितना करेगा 2। तो आपने देखा 45/2 दिन लगेंगे उसको टोटल काम खत्म करने में सी को। अगर टोटल काम खत्म करने में 45/2 दिन लगेंगे तो उसको काम कितना करना है, टोटल काम का, सेम काम का, मतलब टोटल काम का 40%। 40% कितना होता है 2/5, यहाँ से 9 आ गया और ये गया, मतलब 9 दिन में वो 40% काम को उड़ा देगा। ठीक है, हल्का सा लेंथी है बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 3 शॉपकीपर ए बी सी मार्क्ड ऑन एन आइडेंटिकल, मतलब एक ही आर्टिकल है, एक ही तरह का आर्टिकल है, और तीनों ने मार्क प्राइस जो है सेम सेट किया क्या 4820 रुपए, मतलब मार्क प्राइस तीनों ने सेम सेट किया है। उसके बाद ए ने तो जो डिस्काउंट दिया वो 2 डिस्काउंट दिए, कितना 20% के। बी ने जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया 25% और 15% का, और सी ने जो डिस्काउंट दिया वो 30% और 10% का डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन में बोला विच शॉपकीपर गिव्स द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच। आपने देखा कि 2 डिस्काउंट दिए तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहले और दूसरे डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके बटे 100 कर दो। तो आपने देखा 20 और 20 40 माइनस 400 बटे 100, 40 माइनस 4 कितना हो गया 36%, मतलब पहले वाले ने डिस्काउंट इतना दिया।
अब लास्ट वाले ने कितना दिया, आपने देखा लास्ट वाले ने दिया 30 और 10 माइनस 30 इंटू 10/100, इसने दिया कितने का 40 माइनस 30 37% का। तो इसने जाहिर सी बात है बीच का ही डिस्काउंट दिया होगा। आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना 0, इन दोनों का 10 और इन दोनों का 20, जिसका डिफरेंस मैक्सिमम है उसका ही सक्सेसिव डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। देखो मैं करके दिखाता हूं, 15 में 25 ऐड करो तो 40 ही गया, फिर 15 इंटू 25/100 करोगे आप, तो आपने देखा ये 375/100 मतलब 3.75 को 40 में से अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 36.25%। तो आपने देखा सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसने दिया, इसने दिया सी ने। और यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो क्या, कि अगर 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं और उनका गैप जितना ज्यादा है उतना ज्यादा उन्होंने डिस्काउंट दिया, मतलब इन दोनों का गैप कितना था 0 था, कम था, डिस्काउंट भी कम। फिर इसने थोड़ा ज्यादा गैप दिया, थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट हो गया। इनका गैप सबसे ज्यादा है, इनका डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा है, ऐसे भी देख सकते हो आप। तो सी का डिस्काउंट सबसे मैक्सिमम कितना 37%। और हाउ मच पूछा है तो आप 37% निकाल लो किसका, मार्क प्राइस का 4820 का। तो आपने देखा कि एक तो पॉइंट आने वाला और लास्ट का डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आने वाला है आपके पास कितना आने वाला है 4 आने वाला है। तो आप 4 इज द करेक्ट आंसर, 0.4 डेसिमल भी आएगा और 4 आने वाला है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने एक चीज देखी यहाँ पे, ये तो बना हुआ है क्या a और 4/a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे कहीं भी आप a और 4/a बना ही नहीं सकते। जब भी ऐसी इक्वेशन आए आप ना पूरी इक्वेशन को यहां से सॉल्व करो। आपने देखा कि मैंने क्या किया, a² माइनस 12/a इक्वल टू 1 लिखा, और इधर से क्या होगा कि a इधर चला गया तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही ले लिया उसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और a² अगर मैं देखूँ 12 होता है 4 और 3 का फैक्टर, मतलब 12 के फैक्टर जो होते हैं 4 और 3 होते हैं, तो 4a प्लस 3a माइनस 12। तो a की जो वैल्यू है वो a प्लस 3 और a माइनस 4 आ गई यहाँ पे, a प्लस 3 और a माइनस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4 और माइनस 3, क्वेश्चन में बोला है 1 0 से बड़ा है, मतलब -3 वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे आप पुट कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16, 4 का स्क्वायर फिर 16, तो 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। और ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको सबसे पहले इसको इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू बनानी है, a की वैल्यू यहीं से निकालनी है। क्वेश्चन में बोला है ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, मैंने पहले ही बना दिया था। अब बोला है क्या, सी और डी 2 पॉइंट है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर, मतलब अगर सी इधर है तो डी जो है डायमीटर के इधर वाली साइड होगा, मतलब अगर ए बी जो डायमीटर है उसके अपर है, ऊपर है पॉइंट सी, तो पॉइंट डी जो है वो नीचे होगा, दोनों आपस में अपोजिट साइड्स में है। एंगल ए सी डी की वैल्यू दी हुई है, पहले तो जोड़ देता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 25%। और E जो है, E इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ BD। आपने देखा कि BD की जो मेजर आर्क है, BD की ये आर्क अगर BD है, माइनर आर्क BD, आपने देखा कि अगर ये BD है, इसको मैं मिलाऊं तो माइनर आर्क ये होगी, ठीक है, और मेजर आर्क जो है वो यहां से लेके यहां तक सारी होगी, ठीक है। तो आपने देखा BD की जो माइनर आर्क है वो ये है, ठीक है। इस पे एक पॉइंट है E, चलिए ठीक है, हमने क्या किया यहां पे E पॉइंट मान लिया। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BED, अच्छा मतलब इसका मेजर बताना है BE और इसका मेजर बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज देखें कि आप AD को मिला दो। आपने जब AD को मिला दिया तो आपने देखा AD एक कॉर्ड बन रही है। AD अगर एक कॉर्ड बन रही है तो अगर मैं यहां से एंगल ABD बना दूं, अगर मैं यहां से एंगल ABD बनाता हूं, अगर मैं यहां से एंगल ABD बनाता हूं, तो आप देखते हो कि AD जो कॉर्ड है वो सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। आपने देखा अगर C पॉइंट पे 25 डिग्री एंगल बनाया तो B पॉइंट पे भी 25 डिग्री एंगल बनाएगी। आपने देखा ये अगर 25 डिग्री आ गया, और आपको पता है डायामीटर जो है सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, अगर ये 90 ये 25 तो ये कितना आ जाएगा, आपने देखा ये 65% आ जाएगा। अब ये 65% आ गया, और ABED साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है 180। तो आपने देखा
कि एंगल ए जो है वो 65 है, एंगल ई की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 115 डिग्री। ठीक है, तो 115 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, एंगल ए जो है वो कितना है, 65 डिग्री। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन में बोला इफ वन ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, आपने माना ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें से एक एंगल जो है वो दिया है, आपने मान लिया एंगल ए दिया है 74, एंड देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर इंटरनल एंगल्स, मतलब इंटीरियर एंगल जो है वो बी है और इंटीरियर एंगल ही सी है। ठीक है, और इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां ज्वाइन होगा उसका एंगल बताना है। मतलब इन सेंटर पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको पता है इन सेंटर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री प्लस a/2, 74/2 कितना, 37। देख लो आप इन सेंटर पे ना 2019 सीजीएल में भी बहुत क्वेश्चन आए थे, 2020 सीजीएल में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब इन सेंटर का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाना। बहुत क्वेश्चन आए थे उसमें भी, सीजीएल 19 में भी, जब मैंने आपको कराया था। ठीक है, अब आपने देखा ये जो है ये लिखा हुआ है 2√2 x का होल क्यूब। आप खोल के देख लेना चाहिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप देखोगे ये जो है वैल्यू कितनी है a, ये जो वैल्यू है b, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, और यहां पे लिखा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए प्लस बी है, तो आपने देखा यहां पे भी डिवाइड बाय ए प्लस बी हो जाएगा, ये कट गया, लास्ट में बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको पता चल गया ए की वैल्यू कितनी, 2√2x, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसका स्क्वायर कर दो, 2 और 2 4, और अंडर रूट 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, तो 8 आ गया, 8x स्क्वायर, ये तो आ गया ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर 3 तिया 9, तिया 27, 27 वाई स्क्वायर माइनस ए बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 √6 एक्स वाई। ठीक है, और आपने देखा ए की वैल्यू को 8 मिला, बी की वैल्यू को 27 मिला, और सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -6√6। ठीक है, कंपेयर कर लो उसके बाद, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आया है सॉल्व करके, उसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करोगे तो ए की, बी की और सी की तीनों की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2a 2 × 8 -3 × 27 -2√6 इंटू -6√6। ठीक है, तो आपने देखा 16 27 दिया 81, और यहाँ पे प्लस √6 6 हो गया, 12 6 72, तो यहाँ पे आ गया 16 - 9, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 16 - 9 वैल्यू जो आएगी आपके पास 7 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देखोगे 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो sin 3x - 15 डिग्री इक्वल टू 1/2, जिसको मैं क्या बोलूंगा, sin 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा इसकी वैल्यू 30 आ गई, 3x - 15 की वैल्यू अगर 30 आ चुकी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 45/3 कितना, 15। अब cos स्क्वायर 2 × 15 + 15, 30 + 15 45, cot स्क्वायर 15 + 15 30 डिग्री। तो आपने देखा 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2, और cot स्क्वायर 30, cot 30 कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 7/2 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D जो है वो कितने पे है, AB पे। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, पॉइंट D, और पॉइंट E और F जो है BC पे है। ओके, सच दैट DF जो है वो AC के पैरेलल हो, मतलब ये जो है ये AC के पैरेलल है, तो हमने F यहाँ पे लिख लिया, और DE जो है वो AF के पैरेलल हो, तो मतलब ये जो है ये इसके पैरेलल है। चलिए ठीक है, उसके बाद BE की वैल्यू आपको दे दी, कितनी दी है, 4। CF की वैल्यू दे दी, कितनी दी है, 3। आपको EF की वैल्यू पूछी है।
आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई की बात करूं, अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई की बात करता हूं, नहीं सॉरी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी एफ की बात करता हूं, अगर मैं ट्राइंगल ए बी एफ की बात करता हूं, तो आप लोग देखोगे कि ए बी एफ के अंदर भी ई एफ है, और अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए बी सी की, उसके अंदर भी ई एफ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि कौन सी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकती है। आपने देखा डीई जो है वो पैरेलल है ए एफ के, मतलब ट्राइंगल ए बी एफ जो है वो सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल डी बी ई के। सही है। कैसे, आपने देखा कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल जो है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये दोनों एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और एंगल बी तो कॉमन ही है। तो आपने एक चीज देखी कि एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल डी बी ई है, क्योंकि एंगल बी जो है वो तो कॉमन ही है। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी एफ जो है सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल डी बी ई के। इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि बी डी एक सेकेंड, लेट मी चेक वंस अगेन। यहां से मुझे यह पता चलता है कि बी डी बाई ए बी, मतलब यहां से बी डी और यहां से ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी ई बाई बी एफ के। ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा देख लेता हूं कि जो साइड डी एफ है वो ए सी के पैरेलल है। तो अगर डी एफ ए सी के पैरेलल है तो आप लोग एक बात बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी एफ जो है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्राइंगल बी ए सी के। कैसे, आपने एक चीज देखी यहां पे कि अगर डी एफ जो है वो पैरेलल है ए सी से, तो ये वाला जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और ये वाला जो एंगल है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। क्यों, दोनों पैरेलल लाइन है आपस में। और जब भी आप मान लो कि एक ट्राइंगल है उसके बीच में एक लाइन है और वो एक साइड से, ट्राइंगल की एक साइड से अगर पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि जो वो लाइन एक ट्राइंगल बनाती है और जो पूरी ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर होंगी। ठीक है। तो यहां से भी आपके पास एक इक्वेशन उतर के आती है क्या, कि बी डी बाई ए बी इक्वल टू बी एफ बाई बी सी। तो आपने देखा बी डी बाई ए बी इक्वल टू बी ई बाई बी एफ था, और बी डी बाई ए बी इक्वल टू बी एफ बाई बी सी आ गया। तो आप यहां से कह सकते हैं अगर ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब बी ई बाई बी एफ इक्वल टू बी एफ बाई बी सी। अब आप इसको सॉल्व कर ले। आपने देखा बी ई कितना दिया आपको, बी ई दिया 4, बी एफ की तरह आपने माना ई एफ की वैल्यू x मान ली, तो आपने बी एफ की वैल्यू कितनी देख ली, 4 प्लस एक्स। ठीक है। और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बी सी की वैल्यू आ गई 7 प्लस एक्स। चलिए ठीक है, आपको ई एफ की लेंथ ही बतानी है। ठीक है। तो आप यहां तो वैल्यू पुट कर लें, आप वैल्यू पुट करना शुरू करें। आपने वैल्यू पुट करी, पहले 5 डाल लो। 5 डाला तो आपने देखा 4 बाय 9 आ गया, और यहां से कितना आ गया आपके पास, 9 बाय 12। तो ये कितना आ गया, 3 बाय 4, मतलब 5 वैल्यू आपस में इक्वल नहीं शो करती। उसके बाद आपने 3 डाला, 4 बाय 7 आ गया, और यहाँ पे अगर आप 3 डालो तो आप देखोगे कि आपने 3 डाला तो 4 बाय 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 बाय 10। नहीं इक्वल होती, मतलब 3 वैल्यू भी गलत। आप 2 पुट कर दो, 2 पुट किया तो आपने देखा 4 बाय 6 आ गया, और इधर कितना आ गया, 6 बाय 9। तो ये देखा 2 बाय 3, और इधर भी 2 बाय 3, मतलब ई एफ की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और इधर जाके हो जाएगा 28 प्लस 4x। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जिसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है फिर, तो इससे बढ़िया हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन में देखा आपने, हृदय ने अपना पिगी बैंक ओपन किया और उसमें जो कॉइन मिले 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो इस अनुपात में थे। तो आपने देखा कि 1 रुपए का जो सिक्का है, 2 रुपए का और 5 रुपए का और 10 रुपए का, वो किस रेशो में है,
10:5:2:1 में। तो आपने देखा कॉइन्स जो है टोटल वो कितने दिए हैं 72। आपने देखा कॉइन्स का रेशो कितना इतना और टोटल कॉइन कितने 72। रेशो के हिसाब से टोटल कितने कॉइन है 10 और 5 15 और 3 17 और 1 18। 18 की वैल्यू 72 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब 10 रुपए का 4 कॉइन है। 2 की वैल्यू कितनी 8। 5 रुपए के 8 कॉइन है और 5 की वैल्यू कितनी होगी 20। मतलब 2 रुपए के 20 कॉइन है और 10 की वैल्यू कितनी होगी 40 और 1 रुपए के कितने कॉइन है 40 कॉइन है। तो 1 रुपए के 40 कॉइन कितने रुपए हो गए 40 रुपए। 2 रुपए के 20 कॉइन कितने हो गए 40 रुपए। 5 रुपए के 8 कॉइन कितने हो गए 40 रुपए और 10 रुपए के 4 कॉइन कितने हो गए 40 रुपए। 40 रुपए कितने बार हो गए 4 बार। तो 160 रुपए टोटल उसके पिगी बैंक में। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 2 और इकलौता इवन प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है 2। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर 5 भी प्राइम नंबर 7 भी प्राइम नंबर 11 भी प्राइम नंबर 13 भी प्राइम नंबर 17 भी प्राइम नंबर और 19 भी प्राइम नंबर। आपसे पूछा था क्या कि पहले 8 प्राइम नंबर। तो पहले 8 प्राइम नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है इनका एवरेज आपने दो इनको जोड़ दिया 2 और 3 5 में 5 डाले 10 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58 और 19 जो होगा वो 77 आ जाएगा। तो आपके पास जो एवरेज आ गया ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर वो कितना आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स बाय 8। एवरेज आ गया आपके पास 77/8 और ये कटता नहीं किसी से। उसके बाद बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर अगर आपको दिए हैं तो आप कैसे निकाल लेंगे। आपको पता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर ये है। ठीक है तो आपने देखा ये है कितने 20 है। ठीक है तो आप इसका सम निकाल सकते हैं। सम निकालने का क्या तरीका है आपने देखा ये एपी बन रही है। एपी बन रही है तो आपको पता है पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 10/2 कर दो। तो आपने देखा कि ये आ गया 5 और इधर से 22 पंजे 110 आ जाएगा। ठीक है तो अब सॉल्व कर लो। आपने देखा इन दोनों का रेशो आपको बताना है 77/8 रेशो 110। तो ये गया 7 पे ये गया 10 पे तो 7 रेशो 80 आ जाएगा एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओहो सम था नहीं तो वेट एवरेज तो लिखा ही नहीं। आपने देखा ये आ गया सम। अब एवरेज क्या होता है सम बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 10। तो आपने देखा एवरेज कितना आ गया 11। अब रेशो ले लो। ठीक है तो 7/8 जो है आपके पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला 9 डिजिट नंबर है। 9 डिजिट नंबर क्या है 7P5964Q28 जो है कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे 88 से। आपको पता है 88 के 2 फैक्टर होते हैं क्या 11 और 8। 8 का मतलब क्या आपको कल भी बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं क्या कि अगर मैं Q की वैल्यू 1 रखूं कितना आ जाएगा 128 जो कि किस पे जाता है 8 पे जाता है। ठीक है 128 जाता है 328 जाता है 528 जाता है 728 जाता है और 928 जाता है। तो आप यहां से एक चीज देखेंगे कि Q की मैक्सिमम वैल्यू जो है 9 तक चली जाएगी। मतलब आपसे पूछा भी क्या है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Q। तो आपने देखा Q की अगर लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या रखी जाती है 928। मतलब 928 जो है एग्जैक्टली 8 पे कट जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर ही रखना है हमको Q का। तो हम जो है Q की वैल्यू 9 रखते हैं। Q की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है P की वैल्यू कैसे निकलेगी सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर्स। Q की वैल्यू कितनी है 9। अब आपने जोड़ा 7 और 5 12 और 6 18 और 9 27 और 8 35 और सम ऑफ इवन डिजिट। तो आपने देखा कि 9 और 4 13 और 2 15 तो -15
प्लस पी हो गया यहाँ पे इक्वल टू, अब आपने देखा कि यहाँ से 20 माइनस पी हो गया और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, 0 रखूंगा तो पी की वैल्यू 20 आ जाएगी। आप 11 रखो, यहाँ पे 0 रख सकते हो, यहाँ 11 का मल्टीपल, तो आपने 11 रखा तो पी की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। अब पी की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और क्यू की वैल्यू जो है आपके पास कितनी है, 9, दोनों की वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 72। आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि किसी सम को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे रखा तो उसकी अमाउंट बन गई 4880, कितने साल में, 3 साल में, ठीक है जी, और 16800 बन गई 5 साल में, ठीक है। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट पे जो होता है ना हर साल, मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे किसी प्रिंसिपल को देता हूं तो हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट ही ऐड होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही ऐड होता है। और आप एक चीज देख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमें प्रिंसिपल का भी लेना पड़ता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है जो कि हम प्रिंसिपल पे निकालते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं देखूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, मतलब ये जो अमाउंट है इसमें क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, और ये जो अमाउंट है इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो आपने देखा प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तो चला गया, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स आ जाएगा, जो कि कितना आएगा आपके पास, आपने देखा कि अगर मैं देखूं ये आ जाएगा 1920 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स अगर इतना आ गया तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है, सामान्य ब्याज जो है वो कितना आ जाएगा, आपने देखा 1 साल का सामान्य ब्याज जो है 960 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा 1 साल का सामान्य ब्याज जो है 960 रुपए अगर आपके पास आ रहा है तो आप प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, आपने देखा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स जो है आपके पास कितना आया, 14880। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 960, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, आपने देखा 3 साल का जो होगा वो 9 तिया 27 और 1 2880 रुपये हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल प्लस 2880 रुपये की जो वैल्यू है वो अमाउंट आ गई कितनी, 14880। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 12000 रुपये। अब सम आपके पास 12000 आ गया, पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए सेम सम पे, सेम सम कितना 12000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है 4 साल। सॉल्व कर लो, पहले तो 12 चौक 48 होगा बस, ठीक है, कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। आपने देखा 6 तिया 18 5 23 बाय 6 लिखा है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सॉल्व करना। आपने देखा ये क्या है, 5 5 25 29 बाय 5, और यहाँ पे डिवाइड बाय 29 बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 29 हो जाएगा। डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, मतलब फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये कितना आ गया 2 बाय 5। अब 2 बाय 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 बाय 4 से तो आप देखेंगे कि ये गया 3 पे और ये गया 2 पे, ये आ गया 3 बाय 2, ठीक है। और मैं अगर ऐड करूँ 3 3 9 11 बाय 3, तो 11 बाय 3 में अगर 3 बाय 2 अगर मैं ऐड करता हूँ तो आप यहाँ से देखेंगे कि नीचे आ गया 6, 22 और 9 कितना हो गया आपके पास 31 बाय 6। 31 बाय 6 आप इसमें ऐड कर दो तो आपने देखा यहाँ पे ये कितना हो गया 54 बाय 6, काट के कितना आ जाएगा 9। आसान है। क्वेश्चन बोला इन ट्रायंगल एबीसी 20 जो है AB की वैल्यू है 21 है, BC की वैल्यू, और AC की वैल्यू कितनी है 29। आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि 20 एक साइड, 21 दूसरी साइड और 29 तीसरी साइड। आपको पता है 20 21 और 29 का तो भी ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट अगर है तो ट्रायंगल जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिपलेट होता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 29 और 29 कौन सी साइड है AC, तो एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब AB की वैल्यू 20, BC की 21। या फिर आप एक और चीज देख सकते थे कि यार ट्रिपलेट बन ही रहा होगा, क्योंकि कॉट C, कोसेक C, tan A ये चीजें पूछी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पूछी है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू मोस्टली जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूछी जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते थे क्या कि ट्रिपलेट ही बन रहा होगा 20 21 29, तभी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। कॉट C की वैल्यू बताओ सबसे पहले तो,
आपको पता है कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस जो है 21 है, परपेंडिकुलर कितना 20। चलिए ठीक है। कोसेक सी, कोसेक सी जो होगा वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। -2 इंटू 10a, 10a जो होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 2 इंटू 21 बाय 20 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 21 में 29 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 50। 50 में से 42 गए तो कितना हो गया, 8/20। इसको मैं क्या बोलूंगा, 2/5। तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, 2 टेंजेंट्स ए बी और ए सी ड्रॉ की। चलो ठीक है, कर दी। हैव बीन ड्रॉन टू अ सर्कल टचिंग द सर्कल एट बी एंड सी, ठीक है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट पी क्यू जो है टचेज द सर्कल। आपने मान लिया पी पॉइंट यहां पे, क्यू पॉइंट आपने यहां पे मान लिया, और पी क्यू जब ज्वाइन करेंगे तो वो टच करेगा सर्कल को कितने पे, आर पे। चलो ठीक है जी। ए बी की वैल्यू आपको 11 दी है। आपको पता है कि अगर ए बी की वैल्यू 11 है तो ए सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर सेम पॉइंट से हम सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। आपने देखा एक लेंथ अगर 11 तो दूसरी भी 11 ही होगी। उसके बाद एपी की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे दी। अगर एपी 7, एबी जो है 11 है तो बीपी कितनी रह जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और ए क्यू की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दी है तो सी क्यू कितनी रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अब आपने देखा क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के दो पॉइंट पे सी और आर पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। अब आपको पता है क्यू सी की वैल्यू जो होगी वो क्यू आर के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सेम पॉइंट से अगर सर्कल के दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो आपने देखा अगर P से B पे ड्रॉ किया तो PB इक्वल टू PR, सेम पॉइंट से दो पॉइंट पे सेम सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों की लेंथ इक्वल। तो आपसे पूछा गया PQ की लेंथ बताइए, 4 और 2 6, आसान। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है इफ इन द सेक्शन सी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इतना, देन द रेशियो ऑफ द, पहली बात तो मैं ये देखूं सेक्शन सी है कौन सा, ये खाली वाला, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 300, 14% निकाल लो 300 का, तो आपको पता है ये कितना आ गया, 42। अब 42 को बॉयज और गर्ल्स में अगर मैं देखूं तो आपको पता है 3:4 में डिवाइड है। 3:4 मतलब आपने देखा बॉयज और गर्ल्स का अगर मैं रेशियो ऐड करूं तो कितनी आएगी वैल्यू, 7। वैसे टोटल कितने हैं, 42। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू 18 और 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। मतलब बॉयज कितने हैं, 18, गर्ल्स कितनी है, 24। ठीक है। आपसे पूछा गया इफ इन द सेक्शन द रेशियो, तो हमें बताना है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में बॉयज कितने, 18, ठीक है। और आप एक चीज देख सकते हो कि 18 से 23 तो कभी बनेगा नहीं, मतलब यहाँ पे 18 से 23 नहीं कभी बन सकता, 18 से 24 नहीं कभी बन सकता, 18 से 23 नहीं कभी बन सकता। तो मतलब ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहीं से ही आ गया कि यहाँ पे अगर 18 आ गया तो 18:23 वैल्यूज हो जाएगी। वैसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, आपने देखा सेक्शन सी कौन सा है, ये वाला। 19%, 19% की इसका 300 जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 300, 19% कितना हो गया, 57। अब ये जो है नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 34। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपको पता चल गया, 23। तो 18:23 इज द करेक्ट आंसर। What is the ratio of total number of student enrolled in Institute B in 2015 and 2017? ठीक, ये कितना आ गया, 685। उसके बाद that of student enrolled in Institute A in 2014 और 2016, ये कितना हो गया, 460। चलिए ये तो उस पे जाएगा 92 पे, और लो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें रेशो 92 बना हुआ है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 137 आएगा यहाँ पे, ये भी लिख लेना। क्वेश्चन बोला बाय व्हाट परसेंट इज द बोनस ऑफ वरुण लेस देन द बोनस ऑफ अमित एंड नितिन टेकन टुगेदर। अमित और नितिन का बोनस कितना है भैया, टोटल मिला के 2000, और वरुण का कितना है, 1240। तो आपने देखा कितना ज्यादा है, आपने देखा 760 रुपए ज्यादा है। किससे, अमित और नितिन से नहीं। आपने देखा कि
बोनस ऑफ वरुण कितना कम है? 760 रुपए कम है। किससे कम है? आपने देखा जिससे पूछा जाता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 760/2000 इंटू 100। तो आपने देखा कि यहाँ से आ गया आपके पास 38% आएगा। 38 दूनी 76। हाँ सही है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन बोला इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे 2500 और 1800 की दो वैल्यू और यहाँ पे 2000, यही एक ऐसा है जिसमें आपने देखा कि 2500 की वैल्यू 2300 भी दी है, इसमें 1850 है और 1800 है। या फिर आप चेक कर लो कि 2300 और 2400, 1840 और 1760, फिर भी ये इससे कम ही होगा, 17 से कम ही होगा। मतलब ये भी 17 से कम, ये भी 17 से कम। अब देखो 2440 है, 1950 है और 1900 है और 1600। 1600 और 1900 कटती नहीं, वैल्यू नहीं जाती। मतलब 2019 भी ज़्यादा नहीं होगा, 2020 भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2200, 2100, 2000 और 1750 है। और वैसे जोड़ के देखना चाहो, आप देखोगे कि 2016 का अगर मैं टोटल नंबर निकालूं, मतलब टोटल अगर मैं ऐड करूं 2016 को, तो कितना होगा? 1800 में 2500 कितना हो गया? 4300 में 1800 और 2000 अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ से कितना आ गया? 8100 ट्रीज प्लांट हुए। यहाँ पे कितने हुए? इतने। और यहाँ पे 8300 हुए, ये तो बहुत ही कम है, 7890। और यहाँ पे कितने हो गए? 8100। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा ट्रीज जो प्लांट हुए हैं वो 2017 में हुए। तो यही आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अब हम 5 वीडियो कर चुके हैं और 5 शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, और 29 जनवरी से पहले मतलब 28 जनवरी तक हम लोग बिल्कुल CGL 2020 के क्वेश्चन सारे के सारे खत्म कर देंगे, जो कि 525 आए हैं टोटल, ठीक है। 21 शिफ्ट है और हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।